आज एक टॉपिक है पैसिव वॉइस का। इसके बिना आपकी ग्रामर भी अधूरी है, क्योंकि बाकी आप कितना भी किसी भी क्लास में आप चले जाए या आगे आपको सरकारी नौकरी यदि लेनी है तो वहां पर भी किसी न किसी जो आपकी जो भाषा संबंधी जो परीक्षा होगी उस पर कहीं की पैसिव वॉइस आएगा ही आएगा। पहली बात, पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्यों है, पहले इसे समझ लीजिए। आपने भी देखा होगा कि हिंदी में कई प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं, हम एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से कहते हैं। हालांकि जब हम कहते हैं तो उसके वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार कोई एक ही फ्लो में जिसे लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, तो उसपे एक ही टाइप के सेंटेंस आ रहे हैं तो उसमें एक नीरसता आ जाती है, जिससे कि वो लैंग्वेज बोर लगने लगती है। अर्थात कि कुछ वाक्यों के पैटर्न बदल दिए जाए तो जो बदला हुआ पैटर्न होता है वो पैसिव वॉइस होता है। हम इसको बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे जाके सीखेंगे। ये रोज का सिर्फ एक ही लेंगे ताकि बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा ये आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ये क्या रहेगा, आपके काम का रहेगा। दो तीन चीजों को आप लोग समझ लीजिए। पहली बात, सबसे सिंपल तरीके से पैसिव वॉइस होती क्या है, इस चीज को आप लोग थोड़ा समझ लो। यहां पर देखिए, जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। जैसे एक वाक्य, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में आपने देखा वही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। टेंस कोई भी हो उसका पैटर्न यही रहेगा, एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें ये होगा कि कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कभी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कभी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कभी इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कभी इज आरएम आ जाएगा, कभी वाज वर्ब आ जाएगा, कभी हैसेव आ जाएगा। और ये पैटर्न कभी बदलता है अंग्रेजी में, ये पैटर्न कभी भी नहीं बदलता है। हाँ, ये पैटर्न कभी नहीं बदलता है। अब ये मैं कहूं कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य क्यों है, जिस सेंटेंस में ये, जैसे कि पुलिस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कार्य को करने वाला, कर्ता। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ता। जिस वाक्य में सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव होता है, मुख्य होता है, तो वो सभी वाक्य एक्टिव वॉइस के कहे जाते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब जो टेंस वगैरह पढ़ते हो वो, जिसमें सब्जेक्ट इसमें मुख्य होता है। यदि इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से यदि कोई कहे, जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यदि मैं इसे कहूं, इस वाक्य को यूं भी लिखा जा सकता है, द थीफ वाज अरेस्टेड। पुलिस को आपने चोर को गिरफ्तार किया गया। अब इस पे यदि ये, जैसे ये वाक्य, इस वाक्य के अर्थ में, इस वाक्य के अर्थ में क्या अंतर है, देखा जाए कोई अंतर है। चोर ने पुलिस को गिरफ्तार किया या चोर को गिरफ्तार किया गया। अब चोर को गिरफ्तार किया होगा तो पुलिस ने किया होगा, हालांकि बाय पुलिस ने लिखा है, इसलिए लिखना कोई जरूरी भी नहीं है। यहां पर आप ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट था वो तो हालांकि इसमें है ही नहीं, अर्थात कि इसका जो ऑब्जेक्ट था, देखिए ये क्या था आपका, द थीफ क्या था, ऑब्जेक्ट था। क्या था, ऑब्जेक्ट। अर्थात कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सक्रिय हो गया, और इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, पैसिव हो गया। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट पुलिस है, निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय होना। तो पुलिस से वो इस वाक्य में हालांकि है ही नहीं, बाकी जो पैसिव बनाते हैं उस पर हम लगाएंगे। अर्थात कि जब भी किसी वाक्य में उसका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाए, मतलब निष्क्रिय हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे देखिए एक वाक्य है, he likes tea, ये जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है। इसमें हमें ये पता है कि ही क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है, टी क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है वह चाय पसंद करता है। इस वाक्य को यदि दूसरे रूप में लिखा जाए तो यूं भी लिखा जा सकता है, टी इज लाइक द
बाय मी, बाय हिम, बाय हिम। इस पहले वाक्य का अर्थ था वह चाय पसंद करता है। दूसरे वाक्य का अर्थ हो गया टी इज लाइक्ड बाय हिम, चाय उसके द्वारा पसंद की जाती है। अर्थात कि वह चाय पसंद करता है या चाय उसके द्वारा पसंद की जाती है। दोनों वाक्यों के अर्थों में कोई अंतर है? अर्थ में कोई अंतर नहीं है, परंतु यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में अंतर है। ये वाक्य का ये जो लिखा हुआ है इसको अलग ढंग से लिखा हुआ है, लिखने की शैली में अंतर है, पर उसके वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाक्य की शैली में कभी भी वाक्य के अर्थ में अंतर नहीं आता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को ये कैसे बदला जाता है, आज जो पैसिव वॉइस में हम पढ़ने वाले आने वाले दिनों में हम यही पढ़ेंगे कि इस प्रकार के सिंपल वाक्य होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये पैसिव वॉइस क्यों है, देखिए ये जो टी है ये आगे आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और सब्जेक्ट क्या हो गया, पीछे आ गया। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, ये इसके पीछे आ गया, मतलब यह सब्जेक्ट पैसिव हो गया। क्या हो गया, इस वाक्य में वह प्रमुख था, इस वाक्य में वह आके पैसिव हो गया। अर्थात कि यहाँ पर ही एक्टिव था, सब्जेक्ट एक्टिव था इसलिए एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, आगे सक्रिय हो गया है, और इसका जो सब्जेक्ट था जो पीछे आके क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव। क्या कहते हैं, पैसिव। इसे क्या कहते हैं, इसको हम पैसिव कहेंगे। क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। इसलिए इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। तो हमें आने वाले समय में देखिए हमें यही ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसको, इस प्रकार के वाक्य को इस प्रकार में बदला जा सकता है, और इसका उपयोग आप जो डेली लाइफ पे जब आप वाक्य लिखते हो उसमें भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर लिखोगे या जो किताब में आपकी जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो टेक्स्ट है, आपके जो लेसन है, उसमें बहुत सारे पैसिव वॉइस के वाक्य आएंगे। अभी तक जैसे आपको नहीं आ रहे, वो वाक्य थोड़े अलग प्रकार से बनते हैं, ताकि उन्हें क्या करोगे, आप बनाना सीख जाओगे। इसमें 2-3 चीजें आपको ख्याल रखनी है। पहले देखिए, मैंने ये सिंपल रूल बताया, रूल्स बताना मैंने अब शुरू नहीं किया है। ये बताने के पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, देखिए प्रोनाउन की जिससे फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। किसमें, थर्ड फॉर्म में। ये किस प्रकार से क्या, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना आपको। जैसे प्रोनाउन की जैसे ये आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट नाम वगैरह हो तो इनमें चेंज नहीं होता, इसलिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे आई की थर्ड फॉर्म होती है मी, वी की अस, यू की यू, दे की देयर, ही की हिम, और सी की हर। ये मैं दोनों तरफ से एरो बना रखा है, इसका भी कोई मतलब होगा। अर्थात कि यदि आगे यदि आई हो तो पीछे आगे क्या हो जाता है, मी हो जाता है। पर इसमें एक्टिव वॉइस बनाते समय जैसे हम पीछे वाले को हम आगे लाते लाते, जैसे टी को हम आगे लाए, यदि बाय द वे पीछे कोई प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हो, मी, यदि जैसे यहाँ टी की जगह मी होता तो मी आगे आके क्या हो जाता है, आई हो जाता। मतलब आई जो ये सब्जेक्ट जो आगे हैं वो यदि पीछे जाएंगे तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, और ये पीछे जो ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बाय द वे हम उन्हें आगे लाएंगे तो ये भी वापस प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएंगे। क्लियर। पहली बात आपको इस बात का क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। पहले ये उतार दो। सर दे का देर नहीं होगा, अरे देखा देर होगा, सॉरी, इसको थोड़ा मैं हाँ देखिए यार, यहाँ देखा क्या हो जाएगा, डेम हो जाएगा, क्योंकि देर तो सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में सी क्या होती है, डेम होती है, ठीक है ना। देखिए सरल से सरल तरीके से आप किस प्रकार से पैसिव वॉइस सीख सकते हो। देखिए ये ग्रामर की जो इंग्लिश की बेसिक चीजों में से एक है। जितना टेंस इंपॉर्टेंट है उतना पैसिव वॉइस भी इंपॉर्टेंट है। 10वीं में ही आता है, ये मायने नहीं रखता है, 2-4 नंबर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पर इंग्लिश ग्रामर आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आने वाले समय में यदि इंग्लिश बोलना सीख रहा है तो आपको ये छोटी मोटी चीजें नहीं आएगी तो आपकी इंग्लिश बोलना ही फिर बोल ही नहीं पाओगे। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा रूल, ज्यादा नियमों के चक्कर में मैं आपको डालूंगा नहीं, नियमों के जंगल में आपको उलझा दूंगा ना तो पैसिव वॉइस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैं कहूँ कि ये टेंस शायद ये बदलते रहो, मैं टेंस के चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूँ। सिंपल चीजें सामने दे रखी है, इसको कैसे बदलना है देखिए। सबसे पहली बात है कि आप अंग्रेजी में जानते हो, अंग्रेजी में कोई भी वाक्य होगा इसका क्रम यही होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है, वो एक्टिव वॉइस है, पर इसी वाक्य को जब इस ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं और इस सब्जेक्ट को पीछे लाके पैसिव कर लेते हैं, डिस्क्री कर लेते थे पैसिव वॉइस से। इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसको हम आगे लाएंगे, सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीच में कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस होगा ही नहीं, ठीक है। यदि मेन वाक्य में जिसकी पैसिव वॉइस बनानी है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अर्थात कि पैसिव वॉइस का रूल बनाने का रूल क्या है, कोई भी सेंटेंस हो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का बता रहा हूं, जो पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या करेंगे, हम आगे लाएंगे। अब पीछे ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, उसमें भी कई वाक्य ऐसे होंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको पता करना, कैसे पता करोगे मैं आपको बताऊंगा। पीछे वाले ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, आगे ले आओगे, फिर इस वर्ब को देखते हुए कि इसमें क्या पढ़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी पर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़नी है ये मैंने यहाँ पर आपको पूरा लिखा दिया है। और जो आगे जो सब्जेक्ट होगा उससे क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। सब्जेक्ट में जो परिवर्तन होगा, जैसे कि प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होगी तो थर्ड में बदल जाएगी, थर्ड होगी तो फर्स्ट में बदल जाएगी। क्लियर। यहाँ पर देखिए मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। या एक्टिव वॉइस में ये चीजें आए तो इतने प्रकार के टेंसों की एक्टिव वॉइस बनती है, बाकी की नहीं बनती है। 8 टेंसों की एक्टिव वॉइस बनती है, बाकी की नहीं बनती है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊं, यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो क्या होगा, जो पीछे से जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम आगे लाएंगे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसकी सहायक क्रिया में क्या लगेगा, इज आर एम, वो इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए। ऑब्जेक्ट यदि आई होगा तो आई के साथ एम लगेगा, ऑब्जेक्ट यदि ही होगा तो ही के साथ इज लगेगा। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको क्या लगाना, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ वाला ये बदलाव लिखा है, बाकी ये और ये कैसे होता है मैंने आपको सीधे बता रहा हूँ। किसी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आगे ले आते हैं, फिर ये जो बदलाव जो भी है ये बदलाव इनसे ये बदलाव होगी। जैसे कि यहाँ वर्ब जो भी दे रखी होगी तो यहाँ क्या लगेगा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और पीछे वाला सब्जेक्ट क्या होगा, पीछे लगेगा, ठीक है। आगे वाला सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लगेगा, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगेगा, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको याद रखना पड़ता है कि इज आर एम लगेगा या वाज वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इज आर एम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है तो वाज या वर्ब, ठीक है। बाकी सब में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे देखिए इज आर एम आ रहा है और इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी आ रही है, ऐसे आएंगे वाक्य तो इज आर एम का इज आर एम भी लगेगा, इनमें से कोई एक, वो भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यदि वर्ब के साथ आईएनजी, जिस वाक्य में वर्ब के साथ आईएनजी आए और उसकी हम पैसिव वॉइस बनाए तो उसपे बी के साथ आईएनजी जोड़ के बिंग लगाते, क्या लगाते हैं, देखो यहाँ क्या लगाया मैंने, बिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग आ रहा है तो उसके पहले बिंग लगेगा, और प्लेइंग में मूल वर्ब कौन सी है, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। कैसे होगी मैंने उदाहरण अभी आपको बताऊंगा। यदि वाजवर हो तो वाजवर का वाजवर, चूंकि आईएनजी आ रहा है क्या लग गया, बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैज हैव है तो हैजेव का हैजे भी रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैजेव वाले और हेड वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, मतलब कोई वाक्य हैज हैव और हेड वाला आ जाए तो उसमें क्या लगेगा, बीन लगता है, क्या लगता है, बीन। जैसे हैजेव का हैजेव, बीन लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हेड का हेड, चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए इसलिए क्या लगेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी वाक्य में विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो विल शेल का विल शेल, पर साथ में क्या लगेगा, बी, क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी वाक्य में विल शेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो विल शेल का विल शेल, इनमें से कोई एक प्लस हैव, इसके साथ क्या लगेगा, बीन। क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो यहाँ पे इसमें क्या लगेगा, बीन। देखो थर्ड फॉर्म 1, 2 और 3 जिनमें थर्ड फॉर्म आ रही है वहां क्या लग रहा है, पैसिव वॉइस में बीन। जहाँ आईएनजी आ रही है वहां क्या लग रहा है, बिंग।
जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो क्या लगेगा? बी। क्या लगेगा? बी। जैसे इस मॉडल वाले में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो मॉडल वाले में मॉडल का मॉडल लग जाएगा, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस चेयर। यहाँ पर मॉडल क्या है? कैन। तो कैन का कैन ही रहेगा, या जो भी मॉडल है मॉडल का मॉडल रहेगा, उसके साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। क्या लगेगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रैक्टिस से काम हो सकता है। जैसे कुछ हम उदाहरण करेंगे, इससे आपको ही पता चल जाएगा। यहाँ पर 8 सेंटेंस है और 8 मैं आपको करके बता रहा हूँ, फिर 8-10 में आपको दूंगा, वो मुझे आपको करके बताने पड़ेंगे। ठीक है ना? जैसे देखिए, राम नोस भीम। छोटे वाक्य होंगे तो किसको पीछे से आगे लाए इजी होगा, पर मैं आपको बता दूं कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बने तो हम पीछे से ऑब्जेक्ट उठा के आगे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे कैसे? बड़े वाक्य होंगे, उसमें तकलीफ होगी। मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे नोस, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो मी है, इसका मतलब मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको मी को हम आगे लाएंगे, मी आगे आके क्या हो जाएगा? आई। देखो, नोस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लगता है? इज, आर या एम में से कोई एक। ई के साथ, आई के साथ क्या लगेगा? आई एम। फिर रूल क्या है? देखो, इज, आर, एम लग गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, और यहाँ लगाएंगे फिर बाय। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और आगे जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले आएंगे। जैसे राम है, किसी का नाम है तो नाम में कोई बदलाव नहीं होता, तो राम का क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस क्या बनी? मी आ गया कि आई कर दिया, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसलिए क्या लगाया हमने? इज, आर, एम में से कोई एक, वो मैंने यहाँ लगा दिया एम। फिर रूल्स क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग गई? नाउन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाया, और राम का राम। यदि यहाँ प्रोनाउन के जैसे ही होता तो ही का हिम हो जाता, सी होता तो सी का क्या हो जाता? हर हो जाता। पर किसी का नाम हो तो नाम बदलाव नहीं होता है। जैसे देखिए, सीता इज मेकिंग चपाती, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, मेकिंग वर्ब के बाद चपाती आ रहा है, चपाती ऑब्जेक्ट है। चपाती को क्या करेंगे हम? आगे लाएंगे, चपातीस। यहाँ देखो क्या आ रहा है? इस के साथ आईएनजी। देखो, इज, आर, एम के साथ आईएनजी आए तो इज, आर, एम का इज, आर, एम ही लगता है। पर ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ सीता के साथ इज लगा हुआ है, चपाती के साथ भी इज लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ इज किसके हिसाब से लगा है? सीता के हिसाब से। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, मतलब इज, आर और एम में से तीनों में से कोई एक लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, चपातीस, चपातीस बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर। देखो, पहला काम हो गया। इज, आर, एम में से क्या लगा दिया? ये रहा, इज, आर, एम में से आपने क्या लगा दिया? आर। और जब भी आईएनजी हो वाक्य में तो क्या लगता है? बिंग। तो क्या लगेगा यहाँ? आर, बिंग। बिंग के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? मैक। मैकिंग में आईएनजी हटा लो, क्या बचा? वर्ब मैक। मैक की थर्ड फॉर्म मेड। मेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, सीता का सीता। ठीक है ना? जैसे देखिए, तीसरा, माई मदर हैज वॉश्ड क्लोथ्स। इसमें वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्लोथ्स। इसको क्या करेंगे हम? आगे लाएंगे, क्लोथ्स। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हैज और हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या आ रहा है? हैज आ रहा है। क्लोथ्स हम आगे लाए, क्लोथ्स के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? क्योंकि देखो, यहाँ पर माई मदर के साथ हैज लगा, क्योंकि माई मदर सिंगुलर है, पर क्लोथ्स बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है? हैव। तो क्लोथ्स हैव, उसके बाद क्या लगेगा? रूल में देखिए, हैज या हैव लगा दिया, फिर क्या लगेगा? बीन। जब भी थर्ड फॉर्म वाला उसमें क्या लगता है? बीन। तो क्लोथ्स हैव बीन, और वॉश्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म भी रहेगी इसमें, ये थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म। तो क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय माई मदर। ठीक है? अगला देखिए, माई फादर हैड डाउन मी हिम। यहाँ पर क्या है? वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम को क्या करेंगे? आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा? ही। यहाँ देखो क्या रहा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हैज या हैव, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। या हैड है, हैड के साथ क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल्स क्या है? हैड के साथ क्या लगाना है? बिन लगाना है। तो इसलिए देखो, ही के साथ क्या लगेगा? हैड का हैड, ये बिन, और ऑलरेडी इस पे थर्ड फॉर्म भी होगी। हैड या हैज या हैव वाले वाक्य में थर्ड फॉर्म भी होती है। तो देखिए, हिम आ गया कि क्या हो गया? ही।
हेड का हेड, इसके साथ क्या लगेगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन का नॉन, बाय माय फादर, माय फादर। अगला देखिए, आई शैल हेल्प माई फ्रेंड, या ऑब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, देखो हेल्प वर्ब है, वर्ब के बाद तुम यूं नहीं कि माई अकेला ही ले आओ, ये माई अकेला कभी नहीं होता है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म अकेली कभी नहीं होती है। माई के साथ क्या लगा हुआ है, फ्रेंड, इस पूरे को आगे लाएंगे। कई लोग एक माई को लाके बना देंगे, नहीं वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। आप माई फ्रेंड क्या हो जाएगा आगे, माई फ्रेंड। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, शेल, क्या आ रहा है, शेल। रूल्स कौन सा देखो, विल या शेल हो तो विल या शेल लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ आई के साथ सेल रख रहा था, पर माई फ्रेंड के साथ सेल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विल, क्योंकि शेल सिर्फ किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ, और बाकी आई और वी नहीं हो तो विल लगता है, इसलिए माई फ्रेंड के साथ क्या लगा, विल। फिर रूल्स क्या देखिए, विल या शेल वाले में क्या लगता है, बी, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माई फ्रेंड विल बी, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी, ठीक है। अगला देखिए, वी शैल हैव बिल्ट ब्रिज बाय 2020, वी शैल हैव बिल्ट ब्रिज। हम इसमें किसको आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देखो बिल्ट वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद क्या है, ऑब्जेक्ट ब्रिज, ब्रिज को आगे लाएंगे, तो ये ब्रिज। यहाँ पर देखिए क्या रहा है, शैल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए विल या शैल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल शैल का तो क्या रहता है, विल शैल, और हैव का भी क्या रहेगा, हैव ही रहेगा, और इसमें क्या लगेगा, बिन। यहाँ पर देखिए किसको आगे लाए, ब्रिज, ब्रिज के साथ भी क्या लगेगा, विल, ब्रिज विल, हैव का हैव, और इसमें क्या लगता है, पैसिव इसमें बिन, ब्रिज विल हैव बिन बिल्ट का, ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाय वी का अस। ये वी एन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इससे यदि बाय द वे बाद में जाके बाई अस नहीं भी करे तो भी गलती करेगा, ये यहाँ तक कर देता तो भी चल जाता, ठीक है ना। तो ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाय अस बाय 2000, ये जो बच गया वापस लिखना पड़ेगा, बाय 2020, ठीक है ना। ही कैन लिफ्ट दिस टेबल, यहाँ पर देखिए ये मॉडल वाला है, इसमें किसको आगे लाएंगे, इसमें वाक्य में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस टेबल क्या है, अकेला दिस भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, इसको आगे लाएंगे, दिस टेबल, दिस टेबल को आगे ले आओ, दिस टेबल। देखो मॉडल वाले में मैंने ये बताया था कि जो मॉडल वाले में मॉडल का मॉडल लग जाएगा, तो मॉडल यहाँ पर क्या, कैन, कैन का कैन, और मॉडल के बाद क्या लगता है, देखो यहाँ पर बी, तो कैन के बाद क्या लगेगा, बी, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, क्या हो जाएगा, लिफ्टेड बाय ही का क्रिकेट, बाय फ्रेंड्स पर किसको आगे लाएंगे, इसमें क्रिकेट को आगे ले आओ, क्रिकेट। यहाँ पर देखो क्या है, वाज या वर्ग के साथ आईएनजी, देखो वाज या वर्ग के साथ आईएनजी, तो वाजवर का वाजवर ही लगेगा, पर आईएनजी वाले में क्या लगता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए क्रिकेट वर है, तो देखो यहाँ माई फ्रेंड्स बहुवचन था, वर लगा, पर क्रिकेट एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा, वाज, और आईएनजी वाले में क्या लगा, द बीइंग, इज बीइंग, और प्लेइंग के साथ प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड बाय माई फ्रेंड। तो ये बात समझ में आ गई। देखिए ये सारणी दिमाग में रखनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आगे से जो पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे कैसे लाना है, कहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे देखो मैंने बता दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज आर एम, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज या वर। इसके अलावा जिसमें भी आईएनजी वाला आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगा देंगे। वाज वर वाले में, इज आर एम वाले में आईएनजी आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब लगा के बीइंग। जहाँ थर्ड फॉर्म वाले हैज हैव हेड और विल शैल हैव हेड वाले, ये वाले भी इसमें थर्ड फॉर्म आती है तो आप बीन लगाते हैं। और विल शैल और मॉडल में जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वहां पर बी लगाते हैं। इतना ही क्या करना है आपको, ख्याल रखना है, आपकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिए।